बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना दिल। नाज़रीन, पवन सदी बीत चुकी, चलते चलते पाँव में आबले पड़ गए, मंजिल मिली न घर आया, वही मसाइल वही मसाइल, वही अजाब वही अताब, वही धुतकार वही फिटकार। गोया जिल्लत जारिया के सभी मनाजिर जूं के तू हैं, सिवाय बारी लगाकर नस्ल दर नस्ल आने जाने वालों के। दादा की जगह पोता और बाप की जगह बेटा शौक़ हुक्मरानी पूरा कर रहा है, मगर अवाम ताहाल उन्हीं खतरात में घिरे हुए हैं जिनसे निकालने के लिए राजनीति का ये खेल कई दहाइयों से जारी है। बरसरे इक़्तिदार आने वालों की असीरी और रिहाई गेम प्ले का हिस्सा, और उधर डूबे इधर निकले वाला मामला हुआ करती है। ये तो डूब कर निकल ही आते हैं, लेकिन इनके हाथों डूबी अवाम कहीं भंवर में हिचकोले खा रहे हैं तो कहीं गौते पर गौता उनका मुकद्दर बना हुआ है। कोई रोटी के हाथों तो कोई इलाज मुआवजे के हाथों, कोई इज्जत नफ्स के हाथों तो कोई समाजी इंसाफ के हाथों इन हुक्मरानों के हाथ गिरवी पड़ा नजर आता है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि एक और ऑडियो लीक, बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई ने मुकदमात और गिरफ्तारियों पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। पीटीआई में सियासी इख्तलाफात भी सामने आने लगे हैं। सवाल ये है कि निगरान चेयरमैन पीटीआई के लिए सियासी रहनुमा की बजाय वकील का इंतखाब क्यों? क्या बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर राबताकारी के लिए आगे लाया गया है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इंतखाबी सरगर्मियां तेज है, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए, उम्मीदवारों के नामों पर गौर जारी है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी के कोयटा में डेरे। पीपल्स पार्टी 10 से ज़ायद सियासी शख्सियात को कायल करने के लिए मुतहरिक है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानियों के बावजूद इंतखाबात में ताख़ीर की अफवाहें क्यों सरगर्म, और सियासी जमातों की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद सियासी स्टंट या मामला कुछ और है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि इसराइल हमास जंगबंदी में एक रोज़ की तौसीक। गजा में हर तरफ वीरानी के डेरे हैं। जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनियों का अपने घरों को लौटने का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी अपने घरों को तबाह हाल देखकर गमज़दा। कतर का कहना है कि गजा जंगबंदी में मज़ीद तौसी के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि इसराइल हमास तनाज़े के सालिस कतर के पास कौन सी जादू की छड़ी है? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। मैं आपसे आगाज़ करूँगी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में सियासी, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से इंतखाब किया गया है चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर का, क्या आपको क्या लगता है कि ये बुज़दार की तरह एक और वसीम अकरम प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करने जा रहा है, या फिर बेहतर राबताकारी जो है इस्टेब्लिशमेंट से उसके लिए इन्हें आगे लाया गया है? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को हम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर नहीं सुन पा रहे हैं। जब तक ये मामला ठीक होता है, रिजवान रजी साहब आपको क्या लगता है? सवाल मेरा भी आपसे भी वही है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं ये बैरिस्टर एजाज असद साहब के जूनियर एसोसिएट रहे हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा था और कुछ वोट्स भी लिए थे। जिस तरह जनाबे उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर जो थे वो कुछ 10 दिन पहले ही पीटीआई में शामिल हुए थे और चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। ये भी कुछ दिन पहले ही जब इन्होंने इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की वकालत शुरू की तो ये पीटीआई के करीब आए हैं जिस तरह के हैं। तो मेरिट जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नजर के अंदर होते हैं कोई भी बड़ा ओहदा देने के लिए, उसके ऊपर तो वो पूरा उतरते हैं। और वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग आदमी मतलब कि जो पार्टी के अंदर अपनी जड़ें रखता हो, अली मोहम्मद खान साहब हो सकते हैं, उसके अंदर परवेज इलाही साहब हो सकते थे, चले वो तो अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही साहब तो जेल में हैं। लेकिन ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत ही करते रहे। पिछले 5 साल से उन्होंने उन्हीं की सियासत है, तो उनसे अच्छा राब्ताकार कौन हो सकता था? लेकिन इसमें ये अमर हमें ज्यादा गालिब नजर आता है कि कोई ऐसी इफेक्टिव शख्सियत ना हो जो कि पार्टी के अंदर खान साहब के अहकामात को चैलेंज करने की जुर्रत कर सके। तो जिस तरह के पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप में हुआ था,
लेकिन बहरहाल ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको चेयरमैन बनाते हैं, और अगले इलेक्शन में जो कि 2 तारीख को मुनक्कद होने जा रहे हैं, और इन्हीं के जरिए फिर टिकटों की तकसीम भी होगी, और जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है, बल्कि सियासी अमल आगे बढ़ रहा है। और जैसे भी बढ़ रहा है, इस पे इतराजात भी हो सकते हैं किसी फरीक को, और है भी, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़ने दिया जाना चाहिए। ठीक है वागा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये जो एक और ऑडियो लीक हुई है, बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ये मुबैना ऑडियो जो कहा जा रहा है बुशरा बीबी की वकील लतीफ़ खोसा के साथ गुफ्तगू की है। अब हम देख रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात भी पार्टी में दिखाई देने लगे हैं। ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसकी टाइमिंग आप क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखें, इससे पहले तो आप देखें ना कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का एक सिलसिला शुरू हुआ, ये भी गालबन मेरी नज़र में ऐसा ही था कि जैसे पीटीआई के अंदर एक इख्तलाफात पैदा करने की एक कोशिश है। यानी इस मौके पे अचानक उनको कहा, जाहिर है पार्टी तो अंदर फिर तोड़ फोड़ तो होगी कि कौन किसको क्या चेयरमैन को बनाया गया है, तो इस पे भी बहुत सारे लोगों को इतराज़ात हैं, जिसकी वजह से पीटीआई को यकीनी तौर पर इसका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स वाला सिलसिला है, ये बड़े अरसे से जारी है। इन पे आज तक तो हुआ कुछ नहीं, इससे पहले किसी किस्म की कोई बातचीत, कोई एक्शन नहीं हुआ, ना इनका फॉरेंसिक होता है, ना चले। हालांकि खोसा साहब ने इसको कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक क्लाइंट के दरमियान, यानी एक वकील और क्लाइंट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को इस तरह नशर करना, रिकॉर्ड करना, वैसे हम कई दफा कह चुके हैं कि ये कौन से एथिक्स हैं। एथिकली आप खुद सोचें कि एथिकली ये कितना गलत है। आप मुझे बताइए ना, आपकी हो ऑडियो और वो इस तरह नशर कर दी जाए तो आपको कोई अच्छा लगेगा? कोई कानूनी जवाज नहीं है किसी भी फोरम पे कि कोई किसी की ऑडियो वीडियो लीक करे। अच्छा, बहनों के दरमियान और बुशरा बीबी के दरमियान, इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी के दरमियान, देखिए घरों के अंदर बातें होती रहती हैं, ये रिश्ता ही ऐसा है ना, आप तो समझती हैं। ये फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अच्छा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जब हम मीडिया पे लेके आए और उनके ऑडियो वीडियो उनको लीक करें, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छी रवायतें हम कायम कर रहे हैं। इस तरह तो फिर ये सिलसिला जो है लामुतनाही इन्फिनिटी के तौर पे जारी रहेगा, और आने वाली हर हुकूमत जो है अपने मुखालफिन की जो ऑडियोज हैं वो बाहर लीक करते रहेंगे और तमाशा लगता रहेगा। ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है मेरा ख्याल है, ना ही इससे कोई बेनिफिट होगा पीटीआई के मुखालफिन को। उनके दरमियान अगर कोई मुखालफत है भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? खोसा साहब उनके वकील हैं, कोई उनको वकील करे ना करे, इमरान खान क्या कह रहा है, ये उनका एक इंटरनल मामला है जिसको हम बाहर ऑडियो लीक्स में लेके आते हैं। और एथिकली, मैं तो एथिक्स की बात करता हूँ, कोई एथिक्स भी तो चीज होती है ना जिंदगी में रहने के लिए, कम से कम हमें उनका तो ख्याल करना चाहिए। ये कौन सा कोई सियासी खेल है? ये कौन सी कोई पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स नहीं है लोगों की। और वो कोई भी पार्टी हो, नहीं चाहे वो पीटीआई किसी के दे, नून लीग दे, पीपल्स पार्टी दे, ये बिल्कुल कोई तरीकाकार नहीं है। और मैं तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करता हूं, चाहे मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ करे। ठीक है सलमान आबिद साहब, एक तो ये कि निगरान चेयरमैन पीटीआई के लिए किसी भी सियासी रहनुमा की बजाय वकील का इंतखाब क्यों किया गया, इसके पीछे क्या हिकमत जो है वो हो सकती है? और दूसरा ये कि जिस तरह से अबूरी चेयरमैन कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर साहब होंगे, तो क्या उनके किए गए जो फैसले हैं वो भी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो उसी तरीके से मानेगी, फॉलो करेगी, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई जो है कुछ फैसला किया करते थे? देखिए, आपको किसने कहा है कि बैरिस्टर गौहर फैसला किया करेंगे? बैरिस्टर गौहर जो है वो एक अबूरी सेटअप के तौर पर आए हैं। फैसलों की ताकत जो है आज भी इमरान खान के पास है और रहेगी, और वही फैसले करेंगे। चेयरमैन तो चेयरमैन होता है, अबूरी हो या फिर जी चेयरमैन। देखिए ना, मेरी बात तो सुन लें। अब मुस्लिम लीग नून के सदर थे शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाके लंदन के इजलास में जाके नवाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शन लेते थे या नहीं लेते थे? मखदूम अमीन फहीम जो है वो बेनजीर भुट्टो के बाद पार्टी के चेयरमैन बने, सरबराह बनाए गए पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो जाके इंस्ट्रक्शन किससे लेते थे? बेनजीर भुट्टो से लेते थे। देखिए, जो हमारी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, कल भी रिजवान रजी ने भी बात की, मैंने भी की, कि बुनियादी तौर पर ये एक अरेंजमेंट किया गया है इंतजामी बुनियादों पर। जो इलेक्शन कमीशन ने एक मसला उनके लिए खड़ा किया या मसला पैदा हो गया, उसका एक इंतजाम किया गया है। फैसले की ताकत तो आज भी इमरान खान के पास ही रहेगी, और इसी वजह से बैरिस्टर गौहर का भी इंतखाब किया गया है
कि वो पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं है, कोई सियासी अज़ाइम नहीं है उनके, वो शाह महमूद कुरैशी की तरह या चौधरी परवेज लाई की तरह या किसी और की तरह कोई पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो इसलिए उनका इंतखाब किया गया ताकि वो एक ब्रिज का रोल प्ले करे पार्टी के अंदर इमरान खान के दरमियान और अपने दरमियान, और उसी से वो फैसलों को आगे लेके चले। एक बात तो ये है, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है, पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बंदी हो जाएगी। ग्रुप बंदी तो देखिए सबको पता है कि इमरान खान पार्टी का टुकड़ा है और उन्हीं के ऊपर जाके चलना है। दूसरी बात ये जो अभी वाघा साहब ने की है, और अभी रिजवान रज़ी साहब कह रहे थे कि सियासी अमल आगे बढ़ रहा है। अब देख लीजिए किस किस्म का सियासी अमल आगे बढ़ रहा है कि हमने एक दूसरे के खानदानों को, एक दूसरे की औरतों को, एक दूसरे की जातियात के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमला करने का जो मंसूबा सामने लाए हैं, और लगता यह है कि इंतखाबी मुहिम इसी के गिर्द घूमेगी। और अगर इंतखाबात के अंदर यही चीजें होंगी और नॉन इश्यूज को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जाएगा, तो फिर इस सियासत का क्या फायदा किसी को होगा। मिसाल के तौर पे कल अगर मरियम की ऑडियो जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में सामने आ जाए, उनको भी बड़ी रिजर्वेशन है अपने चाचा के ऊपर, या मरियम की और हमजा की कोई ऑडियो सामने आ जाए, उनको भी बड़े उसके अंदर, और इसी तरह से बिलावल की या जरदारी साहब की कोई गुफ्तगू सामने आ जाए, मेरा ख्याल है कि सियासत में, और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो वाघा साहब इसको उजागर करें कि ये रिकॉर्ड कौन करता है, किसके टेलीफोन टेप किए जाते हैं, कौन टेप करता है, उसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, ये असल सवाल है जी। तो वाघा साहब इसका मतलब है कि पहले से वो पॉलिटिकली एम्बिशियस है ना लोग। सही। रज़ी साहब, और दूसरी जानिब अगर हम देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमात और गिरफ्तारियों पर चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है। इसमें ये जो दावा है वाकई दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी सरगर्मियों के लिए, जलसे जुलूसों के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? देखिए, दो बातें जो हैं वो एक वक्त में दुरुस्त नहीं हो सकती। पीटीआई का इसरार है कि करक के अंदर और लोअर दीर के अंदर जो उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ये 2 जलसे किए हैं, जनाबे शेर अफजल मरवत साहब की सरबराही के अंदर, उसने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी। तो अगर वो जलसे किए गए हैं, वाकयात भी बता दें जिन हालात में वो जलसे हुए थे। जी आज से कर दिया करो ना वाघा साहब। नहीं मतलब वो भी तो साथ बता दें ना। अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा, बात मुकम्मल करें रज़ी साहब, आती हूँ वाघा साहब आपकी जानिब। अब वो जो 2 जलसे किए हैं, अब अगर वो 2 जलसे हुए हैं तो फिर वो वाला आर्गूमेंट हम वाघा साहब का कहाँ पे लेके जाएं कि जनाब जलसों की इजाजत नहीं है, और अगर जलसों की इजाजत नहीं है तो वो 2 जलसे कैसे हो गए। वैसे बाय द वे उन दोनों जलसों के इनकाद के बाद वहां पे थोक के हिसाब से पीटीआई के लोगों के खिलाफ जो है वो ना सिर्फ के FIRs दर्ज हुई हैं, बल्कि उन बाज FIRs के अंदर फॉरेन नेशनल एक्ट की दफात भी लगाई गई है, जिससे ये जाहिर होता है कि उन जलसों के अंदर गैर मुल्की लोग और ज्यादातर अफगान नेशनल जो थे वो मुकीम थे। फिर हमने ये भी देखा कि उन जलसों के बाद जो पहला वर्किंग डे आया, वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की शहरी जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी अमल में और इंतखाबी अमल में सरमाया लगाने से बाज रहे और मुदाखलत करने से बाज रहे। तो ये एक उसका दूसरा पहलू। देखिए, उनका ख्याल है कि उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, यकीनन उनके ऊपर पाबंदियां उनको महसूस हो रही होंगी, तो उन्होंने ये खत लिखा है जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, और लिखा भी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स सेल जो है, जो कि कायम किया गया था साकिब निसार साहब के दौर में, और जिसके जरिए उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, वो अभी तक, और जाते हुए उनकी 74,000 फाइलों को आग भी लगा गए हुए हैं। वो साकिब निसार साहब ने जो कारनामे सर अंजाम दिए थे उसकी फाइलें ही जला गए, यानी को पता ही ना कर सके कि वो क्या क्या बदनामियां वहां पे बदकाम करते रहे। लेकिन बहरहाल ये खत लिखा है, और इस खत को से शायद कोई उनको पॉलिटिकल माइलेज तो मिल जाए। मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है जस्टिस साहब इसको दरखास्त में मुंतकिल करें और इसको बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर ले। लेकिन फिर वही वहां पे भी यही होगा कि जनाब फिर अपर दीर के अंदर और वहां पे जलसे कैसे मुनक्कद हो गए।
अच्छा नसीर वाक़ा साहब, ये जो सारी सूरत हाल बन गई है या बनाई गई है, इसमें क्या लगता है कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रख कर एक तरफा इलेक्शन जो है वो काबिल कबूल होगा? ये तो अब हालात वाक़यात सबके सामने हैं और लोगों को नज़र आ रहा है। जैसे रिजवान रज़ी साहब इतने अच्छे जर्नलिस्ट हो के मेरा ख्याल है फिर उनका विजन कहाँ है, कहते हैं जी 2 जलसे बस हुए हैं, वाह क्या बात है। बाकी और फिर साथ ही कह दिया है कि जी वहाँ पे लातादाद जो है वो FIRs हो गई हैं, तो फिर इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। भाई उनको तो जलसा करने की सिरे से इजाज़त ही नहीं है। सच बात तो ये है, जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, पूरी लीडरशिप जेलों में है। अगर कोई छोटा बेचारा खड़ा होके एक झंडा भी बाहर PTI का निकालता है तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन हालात में अगर कोई ये समझे कि चेयरमैन PTI यानी इमरान खान बाहर निकल के कहीं इलेक्शन लड़ लेंगे या जेल के अंदर रह के उनको इलेक्शन लड़ने का कोई मौका दिया जाएगा, तो ये एक दीवाने का ख्वाब होगा। इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की सिचुएशन उनके लिए बने। PTI इलेक्शन जरूर लड़ेगी, क्यों? अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ नजर आ रही है। मैं अपना तज्जिया इस हवाले से नहीं दे सकता, ना मेरी कोई बात फैसला कौन है, सारी दुनिया देख रही है। इवन आज मैंने कुछ नून लीग के लोगों की ऐसी ऑडियोज सुनी है, वीडियोस देखी हैं, जो खुद ये कह रहे हैं कि जी 70% लोग जो हैं वो PTI के साथ हैं। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर अवाम नून लीग के साथ है, अगर अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, खुदारा आएं, फेयर इलेक्शन कराएं, अपनी हुकूमत बनाएं, अवामी हुकूमत बनाएं और लोगों के मसाइल हल करें। असल पर्पस इलेक्शंस का सिर्फ ये है, ना कि आपस में जंगो जदल, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई में आप वक्त लाया करें और मुल्क को कौम को बर्बाद ना करें। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है एक तरफा इलेक्शन अगर होता है इस सारी सूरत हाल में तो काबिल कबूल होगा? देखिए अभी तक तो सारा कुछ एक तरफा ही हो रहा है ना। अभी रिजवान रज़ी साहब ने 2 जलसों की बात की और फिर खुद ही बता दिया कि फिर वहां पर लोगों के खिलाफ मुकदमे भी बन गए और चले वहां तो चले पता नहीं अफगान बाशिंदे चले गए होंगे। ये कल लैया में क्या हुआ है रिजवान रज़ी साहब, जहां असगर गुज्जर साहब और उनके बेटे पे भी मुकदमे बना दिए वर्कर कन्वेंशन के ऊपर। देखिए ना, बात यह है कि जब आप लोगों को आजादाना बुनियादों पर जलसे नहीं करने देंगे और जलसों के नाम पर लोगों के अंदर खौफ और हरास पैदा करेंगे, मुकदमे बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको जलसे करने की इजाजत नहीं है और आप जलसे ना करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ मुकदमे बनाएंगे। और वो मुकदमे बन रहे हैं, इसमें कोई शक है किसी को? और ये भी कोई शक है कि जो लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा कि जमानतें हो जाती हैं, उसके बाद अगले मुकदमे जैसे ही वो जेल की से बाहर आते हैं उन पर अगला मुकदमा तैयार हो जाता है, उन पर अगली दहशतगर्दी का मुकदमा तैयार हो जाता है। तो मुकदमे भी बने हुए हैं, औरतें भी हैं, उसमें मर्द भी शामिल है। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि आप सियासी सरगर्मियों की इजाजत दे रहे हैं। उमर अयूब खान जो है उनके वालिद फौत हो गए, गौहर अयूब खान। अब वो गौहर अयूब साहब के से ताजियत करने के लिए लोग आ रहे थे वहां पर उनके घर पे, वहां पर भी आपने छापे मार लिए। अभी कल KPK के अंदर, सुन ले यार रिजवान साहब सुने, अभी कल KPK के अंदर जो एक MNA है PTI के, उनके घर छापा मारा तो उनका 9 साला बेटा जो है जो माजूर था उसको साथ लेके चले गए। अब आप कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो ठीक है, यही लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमने तो तय कर लिया ना कि इंतखाब जो है उसमें PTI के लिए रास्ता नहीं देना। इसी बुनियाद पे तो ये सारी स्ट्रेटेजी इस वक्त हमें नजर आ रही है ना PTI के खिलाफ। तो चले, पाकिस्तान के अंदर ये कोई नया खेल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पहले भी माजी में मुख्तलिफ जमातों के साथ ये खेल हुआ है, इस दफा PTI के साथ हो रहा है। अगर इससे कोई सियासत और जमहूरियत की खिदमत हो सकती है तो जनाब आप अपनी शान और शौकत के साथ ये खिदमत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत का मतलब ही यही है, एक पार्टी के लिए रास्ता रखना है, एक पार्टी का दरवाजा रखना है। और इसी सब कुछ ऐड करें, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। जी हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इसका एक नुकसान ये होगा कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री भी हुए तो जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो वो भी डाउटफुल और मशकूक हो जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसका मतलब है जो पहले हो रहा था फिर इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो इलेक्शन का फेयर एंड फ्री होना बहुत जरूरी है आने वाली हुकूमत के लिए। जी, इलेक्शन जैसे भी होंगे, अगर उसमें PTI 95% सीटों के साथ नहीं जीतेगी तो वो इलेक्शन मशकूक ही तस्वर किए जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और हम ये भी बात करेंगे कि एक जानिब इंतखाबी सरगर्मियां तेज है तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानियों के बावजूद भी इंतखाबात में ताखीर की अफवाहें क्यों सरगर्म है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी। इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, लीग की क़यादत ने भी सर जोड़ लिए हैं, उम्मीदवारों के नामों पर गौर भी जारी है। इसके साथ साथ नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी ने कोयटा में डेरे जमा लिए हैं। पीपल्स पार्टी 10 से ज़ायद सियासी शख्सियात को कायल करने के लिए मुतहरिक है और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब नून लीग पर तनकीदी नश्तर भी बरसाते जा रहे हैं। सवाल हमारा ये है, इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानियों के बावजूद इंतखाबात में ताख़ीर की कुछ अफवाहें सरगर्म हैं, क्यों आमिर खाकवानी साहब? देखिए, बुनियादी बात तो यही है कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाहिर है अभी तक शेड्यूल का ऐलान भी नहीं किया। उन्होंने कहा 30 नवंबर हो गया अब तो कर देना चाहिए, लेकिन सियासी सरगर्मियों में वो नहीं है, उसका जोश नजर नहीं आ रहा। सियासी जमातें भी जलसे नहीं कर रही और मेरे ख्याल है एक बड़ा फैक्टर इस पूरे सारे सूरत में चल रहा है वो पीटीआई का चल रहा है। तो पीटीआई की तरफ से भी सियासी सरगर्मियां हो रही होती है, पीटीआई को स्पेस दी जाती है अगर वो जलसे, क्योंकि बड़े जलसे करने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल और कैपेसिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। तो मेरे ख्याल में उससे एक माहौल बनता है ना, वो माहौल बनता नजर आ रहा है लोगों को। जहाँ पे दफात में ये महसूस हो रहा है और जो लोग फील्ड में जाके कर रहे हैं रिपोर्टिंग, उनको अंदाजा हो रहा है कि अभी तक फील्ड की सतह पे मुस्लिम लीग नून के लिए भी मसाइल है, काफी मसाइल है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल तो है ही, पीएमएलएन के लिए भी मसाइल काफी नजर आ रहे हैं और अवाम उससे कनेक्ट नहीं हो रही। तो लोगों को लग रहा है कि अगर इसी तरह इलेक्शन हुआ तो फिर इलेक्शन तो पीटीआई की तरफ जा सकता है, पीएमएलएन के हक में नहीं जाएगा। जो हक में नहीं जाएगा तो फिर ये सब चीजें डिले का मामला आ जाए। तो ये भी एक चीजें चल रही है, अफवाहें भी उड़ रही है अपनी जगह से, लेकिन अफवाहों को कुछ ना कुछ तकवीयत भी मिल रही है इन ग्राउंड रियलिटीज के साथ। तो ये रियलिटीज को बदलने की कोशिश देखे ना, मुस्लिम लीग नून कोशिश भी नहीं कर रही। मियां नवाज शरीफ साहब अपने लाहौर के जलसे के बाद अपने घर ही बैठ गए हैं, ज्यादा वो कभी जाते हैं बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से, बिजनेसमैनों से मुलाकात करते हैं, सियासी एक्टिविटी नहीं कर रहे उस तरह। तो आमिर खाकवानी साहब, जिस तरह से ये भी हम बात कर रहे हैं कि अफवाहें सरगर्म हैं, पहले भी यही तासुर दिया गया था ये जो बुरी सेटअप है जो कि ऑलरेडी अपनी मुद्दत तजावुज़ कर चुका है, आगे भी 2 साल तक या इससे भी ज़्यादा यही जो सेटअप है ये कंटिन्यू करेगा। तो अब अगर कोई भी उज़र पेश करके इंतखाबात में ताख़ीर की जाती है तो समझते हैं कोई ऐसी सियासी जमात जो सामने आके खड़ी हो जाएगी इस फैसले के खिलाफ? देखिए, मेरा वैसे तो अब उधर नहीं होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पर ही होना चाहिए, खासतौर जब शेड्यूल आ गया है। अब एक इशू तो मसला तो सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। वैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी देखे ना, अब चीफ जस्टिस काजी फाइज जस्टिस का भी टेस्ट केस होगा, उन्होंने ही 8 फरवरी की डेट लेकर के मुकर्रर करवाई और सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल है, ऑन बोर्ड हुई है। तो अगर मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन अगर पोस्टपोन होते हैं तो वो अच्छा साइन नहीं होगा। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मौसम लग रहा है तो पीपल्स पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी और तनकीद भी करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी सेंध की हुकूमत तो यकीनी है ना, श्योर ये है, कोई बगैर कोई खतरा कोई चांस नहीं इलेक्शन होने की सूरत में कि उनकी हुकूमत में सेंध की सूबाई हुकूमत उनको ना मिले। तो वो उनकी तरफ से एहतजाज होगा और पीटीआई की तरफ से होगा, पीएमएलएन की तरफ से नहीं होगा, जेयूआई की तरफ से नहीं होगा। आप ये बात नोट कर ले, जेयूआई की अपनी सूरत बहुत खराब है, मौलाना की अपनी जनूबी जिला में, केपी के जिला में, डेरा इस्माइल खान, टांग वगैरह में, वहाँ बनू लकी मरवत, वहाँ बहुत ज्यादा मसाइल नजर आ रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान उस ड्यूटी से गौर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़े ताकि वहां से भी सीट निकाल के एमएनए बन सके। तो जेयूआई के लिए भी, पीएमएलएन के लिए अगर डिले होता तो ये अब देखिएगा चुप रहेंगे, बल्कि इनकी तशीरबाज से ही ऐसा होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए डिले। तो मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने हम सबको वार्न किया था कि आप ये बात मफरूदे के दौरों में ना करें। तो हम तो यही फर्ज कर रहे हैं कि इलेक्शन हर हाल में, हर सूरत हाल में 8 फरवरी को हुए होंगे और होने चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को भी इसी पर मदद डालना चाहिए और अफवाहों को गला घोंट देना चाहिए, जिससे ना बात ठीक होंगे। ठीक है, रजी साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इन अफवाहों का गला घोंट देना चाहिए, जिस तरह से इंतखाबात में ताख़ीर की अफवाहें भी साथ साथ सरगर्म है। अगर एक जानिब हम देखें इंतखाबी सरगर्मियाँ भी कुछ सियासी जमातों ने अपनी तेज़ कर दी हैं। देखिए, मेरे पास इस हवाले से 2 खबरें और ऐसे जराए से हैं कि जो जिनके ऊपर मैं रिलाय कर सकता हूँ। अच्छा। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इन इंतखाबात मुनक्कद करवाने के जो जिम्मेदार अदारा है उसके सरबराह ने किसी भी बराह रास्त फोन कॉल लेने से मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि मैं ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि उनको जो मुख्तलिफ फोन कॉल्स या राब्ते हो रहे होंगे वो शायद इलेक्शन के हवाले से ही कोई प्रेशर वैशर डालने वाले हों,
तो उन्होंने कहा जी जिसने मुलाकात करनी है वो बराह रास्त आके मिल ले मुझसे दफ्तर में, फोन पे बात नहीं होगी। दूसरी ये है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से एक हमारे साफी भाई मिले, और जाहिर है कि वो एक सरकारी इज्तिमा था, लेकिन वहां पे उन्होंने सवाल डाल दिया कि सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आगे से जवाब आया कि एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब हम जरा देख लेते हैं कि ये अफवाहें फैल कहां से रही हैं। ये अफवाहें वो सहाफी फैला रहे हैं, वो तबसरा निगार फैला रहे हैं, वो कालम निगार फैला रहे हैं, जिनके अपने करीबी अजीज मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स का हिस्सा है। अच्छा, भले वो वफाक में है, भले वो सूबों में है, केयर टेकर सेटअप के अंदर उनके अपने अजीज शामिल हैं। और जाहिर है कि अगर इंतखाबात जो है वो ताखीर का शिकार होते हैं तो उनके उन अजीजों की नौकरियों के अंदर भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इसलिए ये एक ख्वाहिश है उन लोगों की। लेकिन जब मैंने ये बात अपने एक व्लॉग के अंदर अर्ज की तो उनमें से एक साहब ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि देखिए मैं जो हूं वो मैंने तो इस बात में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं आप उसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुमाली इत्तेहाद अफगानिस्तान के 28,500 लोग हैं जो कि अमेरिका ने हमारे यहाँ अमानतन ठहराए थे कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं हम इनको अगले मुल्कों में मूव कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मकामी सहूलतकार के तौर पे अमरीकी अफवाज के साथ काम किया हुआ है। अब अमेरिका जो है वो अगले इलेक्शन तक चाहता है कि पाकिस्तान इन अफराद को मुल्क बदर ना करे। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारी मईशत कमजोर है, हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते और ये हमें खतरा है कि हमारे इलेक्शन के अंदर भी इनकी वजह से मसाइल पैदा होंगे, तो आप इनको मूव कर लीजिए। 2 साल हो गए हैं, 2 साल काफी होते हैं। तो उधर से जो प्रेशर डालना है उस प्रेशर को डालने के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से या उनके मुंसलिक लोगों की तरफ से, या जो वहां पे मुकीम है इस वक्त उनकी तरफ से जो पाकिस्तान से भाग के चले गए हुए हैं। तो ये 2 पहलू नजर आते हैं मुझे। एक का जो नुक्ता नजर है वो मैंने बयान कर दिया। मुझे ये 2 अनासर इस वक्त बहुत सरगर्म नजर आते हैं पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, किसी ना किसी तौर पे इंतखाबात के इनकाद के हवाले से शकूक शुबहात पैदा करने में। मेरा जाती राय अगर आप पूछें तो शायद इलेक्शन एक दिन क्या 1 घंटा भी लेट नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। नसीर वागा साहब, आपको क्या लगता है कि जो ताखीर की अफवाहें हैं क्यों सरगर्म है इस वक्त इंतखाबात में ताखीर की अफवाहें? बड़ी बदबख्ती है कि मुल्क की आला तरीन अदलिया समेत सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब ने मिलकर इस तारीख का फैसला किया और हतमी तौर पर कहा कि इलेक्शन हर हाल में होंगे। यहाँ तक कि अदालत ने इस पर बात करने पर भी पाबंदी लगा दी। अब बताएं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अच्छा, जो रजी साहब ने अभी बात की है ना कि कुछ वुज़रा के अजीज़ो उकरबा जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और शायद उनके कहने पे, मैं तो इस बात को ज़रा भी नहीं मान सकता कि उनके कहने पे जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। वो हाँ, ये उनकी बात ठीक है कि वो इस तरह की अफवाहें उड़ा के उनके लिए शायद एक बेहतर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग हो जाए गवर्नमेंट। लेकिन मुझसे जिस शख्स ने भी पूछा ना, आपको पता है हम जर्नलिस्ट हैं, हमसे हर बंदा पहला सवाल करता है क्या इलेक्शन होंगे, और मैं तो यकीनी तौर पर कहता हूं कि इलेक्शन हर हाल में होंगे और हर हाल में होने चाहिए क्योंकि इस मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन से। अच्छा, अब ये अजीबोगरीब बात है कि टीवी चैनल्स पर भी ये मुबाहसे शुरू हो गए हैं कि जी पता नहीं इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। भाई इस तरह नहीं होता। असल बात यह है कि इलेक्शन लड़ना अब पहले से बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। जो मुझे नजर आ रहा है कि जनवरी के मिड में जाके, अभी मैं दिसंबर के एंड मैक्सिमम कह सकता हूं शायद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो। अभी काफी टाइम है इलेक्शन आने में। हाँ, एक बात जरूर है, जब कुछ इस तरह की पाबंदियां एक पार्टी पर लगी हुई हैं, इसकी वजह से भी शको शुबहात पैदा होते हैं। और फिर नून लीग जो है वो खुल के खेल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के खेल रही है। आप देख लें, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बड़े अच्छे जलसे हो रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं, मैंने उनके 2-3 अभी हाल ही में होने वाले जलसे देखे हैं, जबरदस्त।
बहुत उनको पजीराई मिल रही है, लेकिन उन्होंने कमाल किया कि वो अपने हर जलसे में नून लीग के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उनको महंगाई लीग का नाम दिया है। यानी एक कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो गया ना दोनों पार्टियों के दरमियान। आप मेरे पिछले पुराने प्रोग्राम देख लें, मैंने हमेशा ये कहा कि जैसे ही ये पिछली पीडीएम गवर्नमेंट खत्म होगी, साथ ही नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जंग शुरू हो जाएगी, और वो जंग इस वक्त आपको नजर आ रही है और आने वाले वक्त में ये जंग बढ़ती जाएगी, जो कि जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज में एक होता है। अब वो नासिर जो बार बार ये बातें करे कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान के, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दोस्त नहीं है। देखिए ना, वो लोग जो इलेक्शन को अब मशकूक बनाना चाह रहे हैं और ये मौका फराहम करें, ये देखें, ये इस तरह की एक सिचुएशन पहले क्रिएट करते हैं इलेक्शन की ताखीर में जाने के लिए कि लोगों में ये बात हम जुबाने ज़दाम कर दें कि इलेक्शन पता नहीं फैलाई जाती हैं, शक्को शकूक पैदा कर देते हैं। दुरुस्त। सलमान अभी साहब, क्या लगता है अगर कोई भी उज़र बनाकर इंतखाबात में जो ताख़ीर है वो की जाती है, तो क्या लगता है कौन सी ऐसी कोई सियासी जमात होगी जो इस फैसले के खिलाफ खड़ी हुई नजर आएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अपनी वादे की पासदारी करेगा और जो डेट दी है उसके ऊपर इलेक्शन होगी। और अगर इलेक्शन नहीं होंगे 8 फरवरी को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अकाउंटेबल करेगा इस सारे निजाम को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 तारीख दी थी। अगर वहां पर भी कुछ मामला तय नहीं होता और मामला जो है वो देखे ना, जब भी अगर पाकिस्तान में इलेक्शन पोस्टपोन होंगे तो किसी सियासी तनाई में तो नहीं होंगे, मुख्तलिफ लोगों को ऑन बोर्ड लेके ये फैसला किया जाएगा ना। अभी भी आप देखिए ना, जब 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना था और जो नहीं हुआ, उसके बाद फिर एक इत्तफाक़ राय पैदा हुआ है ना। अब वो इत्तफाक़ राय के ऊपर अगर इलेक्शन नहीं होता 8 फरवरी को, तो फिर एक एम्बिग्युइटी तो क्रिएट होगी ना। और जो लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अब देखिए ना, पाकिस्तान में अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उसके जिम्मेदार अब कौन है? अब इलेक्शन कमीशन होगा जिम्मेदार। अगर अब इलेक्शन नहीं होगा तो निगरान हुकूमत होगी जिम्मेदार, या एस्टैब्लिशमेंट को आप कह लें। तो इसका मतलब है कि अब तो फरीक बड़े वाजे है ना कि अगर इलेक्शन नहीं होते, अब चाहे कोई इसको महंगाई का जवाब दे, चाहे कोई इसको सिक्योरिटी इशू के साथ जोड़े, कोई कहे कि मईशत की बहाली करनी है, वो एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सारी जिम्मेदारी जो है बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगी और चीफ जस्टिस के ऊपर होगी। अगर कोई ऐसा प्लान किसी के जहन में है कि हम इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं, आगे लेके जाते हैं, हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि 8 फरवरी को ही हर सूरत में इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो उससे फिर पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर इंतखाबात अब नहीं होते हैं तो एक बात ले लीजिएगा मेरे से। हमारे यहाँ इलेक्शन के इल्तवा का एक बड़ी भयानक तारीख मौजूद है। 1959 के अंदर इलेक्शन जो थे वो मुलतवी हुए, और फिर हमें वो इलेक्शन ढूंढते ढूंढते 1970 आ गया, और फिर जाके वो तकरीबन 13-14 साल के बाद हमें वो इलेक्शन मिल पाए, 13 साल के बाद। इसी तरह 1979 के अंदर भी एक इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे उस वक्त के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक साहब ने, लेकिन वो फिर उस इल्तवा हुए और फिर जाके 1988 के अंदर हमें वो इलेक्शन मिले। तो हमारे यहाँ इलेक्शन की जो डिले है वो ये कौम भुगत चुकी हुई है माजी में। हम किसी इलेक्शन के अंदर ताखीर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आधा पाकिस्तान इलेक्शन ना करवा के गवाया हुआ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको डिस्कस करें। इस तरह की अफवाहों का गला घोट देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं होते इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। गजा में हर तरफ वीरानी के डेरे हैं। जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनियों का अपने घरों को लौटने का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी अपने घरों को तबाह हाल देखकर गमज़दा हैं। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इसराइल हमास जंगबंदी में एक रोज़ की तोसी हुई है। गजा में हर तरफ वीरानी के डेरे हैं। जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनियों का अपने घरों को लौटने का सिलसिला जारी है और फ़लस्तीनी अपने घरों को तबाह हाल देखकर गमज़दा हैं। कतर का ये कहना है कि गजा जंगबंदी में मज़ीद तोसी के लिए काम कर रहे हैं। सवाल हमारा यह है कि इसराइल हमास तनाज़े के सालिस कतर के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है? जी आमिर खाकवानी साहब। जी देखिए, गजा के मामले में तो ऐसी ही कर्बनाक सूरत के कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लफ्ज भी कम हो जाते हैं। और आपने दुरुस्त कहा कि जो फैमिलीज वापस आ रही हैं, उन बच्चों की तस्वीरें और जो जहर है वो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है बिल्कुल वहाँ पे। और मुझे तो खतरा ये है कि गजा को इजराइल जो है वो पूरा एक बिल्कुल तकसीम करके उसका नक्शा बदलने की कोशिश करेगा। आपने देखा ना, शुमाली गजा में
इसके हवाले से खासतौर पर उन्होंने पूरा एक कंट्रोल संभालने की कोशिश है। और मेरा ख्याल है कि मुझे तो ये लग रहा है यानी कुछ चीजें आ भी रही हैं कि उनका जो प्लान है कि इनमें से लोगों को मजबूर कर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है खास तौर पर निशाना बनाया गया, तालीमी इदारों को, अस्पतालों को और ऐसे लोगों को, बेसिकली तालीम और सेहत की सहूलतों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। और शायद प्लान कोई ऐसे है कि इनमें से काफी लोगों को, लाखों लोगों को या एक हिस्से को वहां से निकाल के गजा से निकलने में मजबूर किया जाए। और वो बिल्कुल एक पता नहीं क्या सूरत उनके ज़हन में है, क्या नक्शा है। जेल तो पहले ही बनी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही सब चीजें बदल देना चाहते हैं। अब जो जंगबंदी की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसे एक्सटेंड करने की कोशिशें कर रहे हैं, ये तो खैर शॉर्ट टर्म हल ही है ना। असल हल ये है कि आगे बाद में फलस्तीनियों के जो हक खुद इरादियत है या उनका जो उनका लैंड है या टू स्टेट जो एक सोल्यूशन है फलस्तीन का, उस मामले की तरफ जाने की कोई बात हो। अभी वो सऊदी अरब तो कह रहा है कि तस्लीम शुदा आज़ाद और खुद मुख्तियार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कहा तो जा रहा है, सऊदी अरब कह रहे हैं, कुछ और मुल्क तुर्की भी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में ये मुतालबा पेश करना और खासतौर पे अमेरिका और क्योंकि देखा ना सबसे बड़ा इसराइल को सबसे बड़ी सपोर्ट ही अमेरिका और बरतानिया की खास तौर पे है। अगर वो सपोर्ट ना होती तो शायद सूरत और होती। तो लेकिन अगर ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे मुस्लिम ममालिक भी इन मगरबी ममालिक पे दबाव डालने की पोजीशन में हो, तो वो तो बिल्कुल बेबसी का एहसास होता है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तकलीफ भी होती है। और फलस्तीनियों की ज़हर है, उनकी तो मतलब हालत का हम सिर्फ अंदाजा ही दूर से लगा सकते हैं, जिनकी घर तबाह हो गया है। हर घर में तकरीबन हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसी यानी बात हुई है। बिल्कुल। तो वो तो खानदान ही सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं इस जंग में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर खाकवानी साहब। रिजवान रज़ी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। उस दिन इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे जब बात की थी कि आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में कौन बदल सकता है, तो आपने उस वक्त भी यही कहा था कि मुस्तकिल जंगबंदी में भी जो कतर है उसी का ही अहम किरदार होगा। क्या लगता है कतर के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है? देखिए, कतर ने अपने आप को एक इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पे मनवाया है। अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना था और अमेरिका ने कतर की मदद हासिल की। वो जैसे भी मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात हमें इस्लामाबाद में करवाने थे, लेकिन अफगानिस्तान इस पे राजी नहीं थे। सऊदी अरब ने उनको मेजबानी की ऑफर की, अफगान उसके ऊपर राजी नहीं हुए और फिर फाइनली वो कतर में मुज़ाकरात हुए। अब देखिए, ग्वांटानामो बे से जितने भी लोगों की वापसी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली कुछ लोग रिहा होके आए हैं, उसके अंदर भी कतर हुकूमत ने अपना एक बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। 1.25 लाख लोगों के ऊपर मुश्तमिल ये कतर का छोटा सा जीरा नुमा है। वो वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का भी पिछले दिनों उन्होंने इनेकाद करवाया और जिस कामयाबी से करवाया, अगरचे उसमें हमारा भी ताउन शामिल था, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमने अपने जवान भेजे हुए थे, लेकिन कतर जो है वो नेगोशिएशन के हवाले से जी मैं वही कह रहा हूँ वर्ल्ड कप फुटबॉल क्रिकेट का नहीं था। तो वो जो हमने अपने लोग भेजे थे, उन्होंने जाके उसको मुमकिन बनाया। तो कतर ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। बल्कि अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश इजाजत दें कि जो किसी जमाने के अंदर सऊदी अरब का एक हरमैन शरीफैन की वजह से एक मुकाम हुआ करता था और वो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के दरमियान डायलॉग का या उनके मसाइल के हवाले से आवाज बुलंद करने का बायस हुआ करता था, बदकिस्मती से कह लीजिए MBS के आने के बाद वो किरदार खत्म हो गया है सऊदी अरब का। और वो किरदार जो है वो हमें कतारी जो है वो अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो वेस्ट के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, जो अमेरिका को भी इंगेज कर सकते हैं और जो फलस्तीनियों को भी। अब देखिए, इस वक्त फलस्तीनियों की सारी क़यादत को कतर ने पनाह दे रखी है। हमास की क़यादत हो गई या अख़वानुल मुस्लिमून की क़यादत हो गई, तो इसलिए कतर के जो है वो ज्यादा मुअस्सर साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से अभी कतर ये कह रहा है कि गजा जंगबंदी में मजीद तौसी के लिए काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में मुस्तकिल जंगबंदी तक बात चली जाएगी? फिर देखिए, मुस्तकिल जंगबंदी जो है ना वो कतर भी नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, जब तक अमेरिका उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करेगा और इसराइल उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करेंगे। कतर तो एक दबाव डाल सकता है ना। देखिए, कतर एक दबाव डाल सकता है और वो जादू की छड़ी तो नहीं है उसके पास। अगर अमेरिकी मफादात जो है और इसराइली मफादात जो है वो जंग से वाबस्ता है, तो उसमें कतर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो एक सवालिया निशान तो रहेगा।
लेकिन ना मॉडरेटर के तौर पे तो कतर भी रोल प्ले कर सकता है, सऊदी अरब भी कर सकता है, तुर्की भी कर सकता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि जब मैं बार बार कहता हूं कि जब तक अमेरिका इसराइल को लगाम नहीं देगा, इसराइल को रोकेगा नहीं, उस वक्त तक जंग बंदी का जो मुस्तकिल मामला है उस पर सवालिया निशान रहेगा। क्योंकि इसमें तो इस वक्त जो कुछ इसराइल कर रहा है उसके पीछे उसकी ताकत कौन है? उसकी ताकत, उसकी बड़ी ताकत है ना, उसकी सरपंची कर रही है। मुस्तकिल बुनियादों पर जो जुल्म वहां पर हो रहा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से इसराइल को प्रोवोक किया जा रहा है, किस तरह से उसको सपोर्ट की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है कि अगर वो वाकई चाहता है कि जंग बंदी हो और मुस्तकिल बुनियादों पर हो और मसला हल हो, तो उसमें अमेरिका का इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। नसीर वाग़िद साहब, आपको भी लगता है कि जी रजी साहब, इसमें एक बात रख लीजिएगा कि हम अभी वन साइडेड कंसीडर कर रहे हैं कि शायद जंगबंदी जो है वो फलस्तीनियों की जरूरत थी, यकीनन उनकी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि जंगबंदी जो थी इसराइल की भी जरूरत थी। वो एक्सपोज हो गया था सारा उसका माइट इकोनॉमिकली और वो बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इकोनॉमिकली $58 बिलियन का इनिशियल उन्होंने लॉस का एस्टिमेट किया है, और वहां से जो लोग भागे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के ओनर जो हैं, हाईटेक के लोग भागे हैं वहां से, उसकी भी मजबूरी थी भाई जंगबंदी। ठीक है। वाग़िद साहब, आपको लगता है कि कतर की सालिसी में ये जो आर्जी जंगबंदी है मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि कतर ने एक ब्रिज के तौर पे बहुत अच्छा रोल अदा किया है। यकीनी तौर पर कतर के हुक्मरानों के अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूके से भी हैं, और फ़लस्तीन और इसराइल और उनके दरमियान उन्होंने जो एक पुल का किरदार अदा किया है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल सलमान साहब ने ये बात सही कही है कि जो हरमैन शरीफ जो थे, उनका जो MBS का जो किरदार होना चाहिए था, वो किरदार उन्होंने अदा नहीं किया, जो कि कतर ने ये किरदार अदा किया है। अब ये है, देखिए, अच्छा, अब देखना ये है कि इनकी जो रिहेबिलिटेशन है, इनकी आबादकारी, अब दोबारा, एक तो मुझे 100% यकीन है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी, ये मेरी प्रेडिक्शन एज ए जर्नलिस्ट। अब दोबारा जंग दोबारा नहीं होगी, अब ये मुस्तकिल जंग बंदी में बदल जाएगा सारा कुछ। अब इशू ये आएगा कि देखिए, उतना इसराइल का नुकसान नहीं हुआ जितना फलस्तीनियों का नुकसान हो गया। वो तो पूरे का पूरा गजा ही उन्होंने जो आप बात कह रहे हैं, हम सब उसके लिए दुआ गो हैं कि ये अब आर्जी जंगबंदी जो है मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए और गजा के जो फ़लस्तीनी हैं वो सुकून का कुछ सांस ले सके। अलबत्ता जो लॉस उनका हुआ है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।